हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे विभाग पेपर कराने वाला है और हम लोगों ने क्या तय किया कि एक साइंस का सीरीज लेकर आएंगे साथियों, जिसमें क्या होगा छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन पे अच्छे से चर्चा किया जाएगा और वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से बन रहे होंगे ना, उस टॉपिक को गन्ने की तरह क्या करेंगे, निचोड़ के फेंक दिया जाएगा ना। मतलब ये कि अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बना ना तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्लास लगातार चल रही है, डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। आप लोग उसको क्या करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और ध्यान रहे साथियों, पेन और पेपर बना के ना नोट बनाते चलिए, ताकि क्या हो एग्जाम समय में चीज़ों को आसानी से क्या करें, हम ढूंढ के तैयार कर लेना, ढूंढ के तैयार कर लें। रख हौसला वो मंजर भी आएगा ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। चलिए आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन साथियों, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। पहली बात ये ना, पहली बात ये कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी वाली हड्डी होती है, कौन सी सबसे छोटी वाली हड्डी होती है, कहाँ पे हड्डियाँ पाई जाती है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात करें ना, सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, कौन सी वाली साथियों, फीमर ना। ध्यान दीजिएगा, कौन सी साथियों, फीमर। कहाँ पे होती है साथियों, जांग में ना, जांग में, यानी कहाँ पे साथियों, जांग में होती है। कौन सी हड्डी साथियों, फीमर वाली ना, सबसे बड़ी हड्डी है। ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए, सबसे छोटी की अगर बात करें ना, सबसे छोटी की बात करें तो क्या साथियों, स्टेपीज या स्टेप्स ना, स्टेपीज हड्डी कहाँ पे पाई जाती है साथियों, कहाँ पे, कान में ना। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे, कान में। ध्यान समझिएगा, सबसे छोटी स्टेपीज कितनी बड़ी होती है, अगर आप लोग मिर्च देखे ना, मिर्च, जो मिर्च का एक बिया होता है ना, उतने बड़ी ये हड्डी लगभग होती है ना। कौन सी साथियों, स्टेपीज हड्डी कहाँ पे होती है साथियों, कान में। अगला ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो गई साथियों, सबसे बड़ी हड्डी हो गई फीमर, सबसे छोटी हड्डी साथियों स्टेपीज। ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है साथियों, कहाँ पे, पैर में ना। ध्यान से समझिएगा, कहाँ पे, पैर के घुटने से ना, जब पैर के घुटने से कहाँ जाएंगे, पंजे तक है ना, घुटने से कहाँ तक, पंजे तक। उसी में जो सामने वाली हड्डी होती है ना साथियों, वही क्या होती है, टिबिया नामक हड्डी होती है। कहाँ से कहाँ तक साथियों, कहाँ से कहाँ तक, घुटने से कहाँ तक, घुटने से पंजे तक ना। जो हड्डी होती है उसमें दो हड्डियां होती है, एक टिबिया होती है, एक फेबुला होती है ना। ध्यान समझिएगा, टिबिया सामने वाली हड्डी होती है, फेबुला उसको क्या करती है साथियों, सपोर्ट करके रखती है ना। तो एक टिबिया और एक फेबुला। और घुटने से ऊपर जांग वाली हड्डी ना, फीमर हड्डी। ध्यान दीजिएगा, जांग वाली फीमर हो गई और घुटने और टिबिया हड्डी साथियों कहाँ पे, पैर में, कहाँ पे, घुटने से कहाँ तक, पंजे के बीच में ना। ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए, हाथ में कौन सी हड्डी साथियों पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, हाथ में भी तीन है ना, एक यहां से यहां तक, ध्यान दीजिएगा, एक यहां से यहां तक जिसको ह्यूमरस कहते हैं, है ना, ह्यूमरस कहते हैं यहां से यहां तक, और एक है, इसमें दो है ना, यहाँ पे क्या है साथियों, दो, एक का नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ ह्यूमरस, यहाँ से यहाँ रेडियस और अल्ना ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे पैर में भी तीन हो गई। अगर ऊपर से देखिए, पंजे को नहीं देखना ना, अभी पंजे को नहीं देखना, अभी बता रहे, जनरली समझिए, जो बड़ा वाला अभी देखिए, जैसे यहाँ पे कार्पल्स होता है ना, 8 होती है, कितनी, 8 कार्पल्स, 8 होती है ना। यहाँ तक नहीं जाना है अभी, केवल यहाँ से यहाँ देखिए 2 हड्डी और एक यहाँ से यहाँ तक 3 हड्डियां। इसी तरह पैर में भी पंजे तक मत जाइएगा, 3 है ना, एक फीमर वाला, एक टिबिया और एक फेबुला। ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए, टिबिया नामक साथियों हड्डी कहाँ पे हो गई, पैर में। कान में कौन सी हड्डी भी बताए, स्टेपीज सबसे छोटी वाली, और जांग में कौन सी साथियों, सबसे बड़ी फीमर हड्डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या साथियों, अच्छा इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि हड्डी को, हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं ना, हड्डी से, हड्डी को जोड़ने वाले ना, हड्डी प्लस हड्डी बराबर 2 हड्डी, है ना, हड्डी प्लस हड्डी बराबर 2 हड्डी। अरे नहीं, हड्डी प्लस हड्डी बराबर 1 हड्डी हो जाएगी ना। कौन सा चीज जोड़ता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, लीगामेंट ना। ध्यान दीजिएगा, लीगामेंट है ना, लीगामेंट क्या करता है साथियों, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ना कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक का नाम बताइए, कौन साथियों, कौन साथियों, लीगामेंट ना। अगला देखिए, हड्डी को, हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ना, हड्डी को मांसपेशी से कौन सा ऊतक जोड़ता है साथियों, टेंडन ना। लिख लीजिएगा इसको, टेंडन।
हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन, और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन साथियों, लिगामेंट। नोट करके लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। और पूरा हड्डी कहानी खत्म हो गई। सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, पैर में कौन सी हड्डी है, क्या नाम है ना, ध्यान दीजिएगा। और हाथ में कौन सी हड्डी है, क्या नाम है। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, ध्यान दीजिएगा इस सब चीजों का ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार है ना, रक्त का क्या करना है, थक्का बनाना है। ध्यान दीजिएगा, जरूरी भी है थक्का बनाना। जैसे कहीं कट जाता है, अगर रक्त थक्का नहीं बनेगा ना, ब्लड क्या होता रहेगा साथियों, बहता रहेगा ना, ब्लड क्या होगा, बहता रहेगा। इसीलिए रक्त का थक्का बनना क्या है, जरूरी है। एक और बात ना, बाहर थक्का बन जाए, कटने के बाद बाहर थक्का बन जाए, ब्लड अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है ना नसों में, वो थक्का नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए भी एक ना, उसके लिए भी बात करेंगे कि नसों के अंदर ब्लड थक्का क्यों नहीं बनता और बाहर कैसे थक्का बन जाता है, समझिएगा। पहला बात क्या क्या चीजें है ना, देखिए अगर विटामिन में बात करें ना, विटामिन में बात करें तो विटामिन कौन सा साथियों, के है ना। विटामिन के रक्त के थक्का जमने में क्या करता है, मदद करता है ना, ध्यान दीजिएगा। विटामिन में विटामिन के है ना। और अगर बिम्बाणु में बात करें, बिम्बाणु मतलब साथियों, बिम्बाणु यानी वही आरबीसी है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ना, यही होते हैं बिम्बाणु, ध्यान दीजिएगा। कौन है साथियों बिम्बाणु में, तो प्लेटलेट, ध्यान दीजिएगा। बिम्बाणु में कौन जिम्मेदार है, प्लेटलेट ना। अच्छा देखिए, ऑप्शन कई तरीके से, विटामिन पूछेगा तो विटामिन के जिम्मेदार है। अगर पूछ दिया बिम्बाणु में कौन जिम्मेदार है ना, तो कौन साथियों, प्लेटलेट्स है ना। ऑप्शन देगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो कौन भाग लेता है साथियों ब्लड को जमाने में, हाँ प्लेटलेट्स देता है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर तत्व में पूछ ले, क्या पूछ ले साथियों, अगर तत्व में या फिर धातु में ना, तत्व फिर या फिर धातु में, कौन साथियों, कैल्शियम है ना, कौन सा, कैल्शियम। ध्यान दीजिएगा, तो या फिर धातु में कौन मतलब पार्टिसिपेट करेगा साथियों, कैल्शियम, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, विटामिन में विटामिन के, और बिम्बाणु में पीटी यानी प्लेटलेट्स, और तत्व या धातु में कौन साथियों, कैल्शियम ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कह दे प्रोटीन में बताइए कौन सा प्रोटीन ना, हाँ तो लिख लीजिए प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रेनोजेन ना, हाँ फाइब्रेनोजन। ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रोटीन भी है ना, ये दोनों किसमें पाए जाते हैं साथियों, हाँ ध्यान से समझिएगा। ब्लड ना, ब्लड दो भागों में है ना, प्लाज्मा और हाँ रुधिराणु या वही बिम्बाणु, यही रुधिराणु या फिर बिम्बाणु ना। हाँ प्रोटीन जो प्लाज्मा होता है उसमें ये दो मेन प्रोटीन है, कौन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन ना। ये दोनों भी क्या करते हैं साथियों, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, ब्लड को थक्का जमाने में। तो देखिए पूरा ब्लड की कहानी हो गई। ब्लड कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, विटामिन के। ध्यान दीजिए, विटामिन अगर पूछे तो विटामिन के, बिम्बाणु में पूछे तो प्लेटलेट्स है ना, तत्व या धातु पूछे तो कौन साथियों, कैल्शियम, और प्रोटीन पूछे तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन। ध्यान दीजिएगा, चारों इंपॉर्टेंट है ना। ब्लड कैसे जमता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बस इतना समझ लीजिए कि एक जैसे कहीं कट जाता है, पानी वानी बहने लगता है ना, कहीं पानी तो क्या करते हैं, बांध देते हैं उसको ना। उसी तरह क्या होता है, जहाँ कट जाता है ना, एक जाली नुमा संरचना बनती है, और जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं कण के फॉर्म में ना, उसी जाली में आके क्या करते हैं, फंस जाते हैं। जैसे मछली फंसाते हैं ना जाल में, वैसे यहाँ क्या होते हैं, फंस जाते हैं, और ब्लड बहना क्या होता है, रुक जाता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट ना, जो ब्लड को अंदर नसों में जमने से रोकता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए बनावट देखिए कितना सही भगवान ने बनाया ना, कि कट जाए तो तुरंत ही जम जाए, लेकिन अंदर न जमे। अंदर जम गया तो इंसान क्या करेगा, निकल लेगा तुरंत। ध्यान दीजिएगा, अंदर न जमे, इसके लिए क्या है साथियों, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट ना। हाँ ब्लड को रक्त थक्का न बनने देने वाला पदार्थ ना, कौन सा होता है साथियों, हिपेरिन। लिख लीजिएगा, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कौन साथियों, हिपेरिन ना। हिपेरिन क्या करता है साथियों, हाँ शरीर के अंदर ब्लड को जमने से क्या करता है, रोकता है। यानी नसों में जो ब्लड चल रहा है ना, उसको जमने से क्या करता है, रोकता है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ बनता है ये साथियों, कहाँ बनता है हिपेरिन, लिख लीजिएगा कहाँ बनता है, यकृत यानी कहाँ पे साथियों, लीवर में। एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट यानी बाहर जम जाना चाहिए, अंदर नहीं जमना चाहिए। एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कौन है साथियों, हिपेरिन। अब ध्यान दीजिएगा, क्या जब कटता होगा तो उस ब्लडवा में हिपेरिन रहता है ना,
और जब वायु के संपर्क में जैसे ही हिपेरिन आता है ना, मान लीजिए यहाँ कट गया, मान लीजिए क्या हुआ साथियों, यहाँ कट गया, और जैसे ही कट जाएगा ना, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जैसे ही कट जाएगा ना तो यहाँ ब्लड बहेगा, बहेगा जरूर। अब बहेगा ना तो जैसे हिपेरिन देखिए संपर्क में आएगा किसके, वायु के, और जैसे ही संपर्क में आएगा ना ये तुरंत मर जाएगा। ये जैसे मर गया तो इसे क्या करेंगे, हाई हाई सब हावी हो जाएंगे, हाई सब क्या हो जाएंगे, हावी, यानी विटामिन के ये आपका प्लेटलेट्स, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन वगैरह सब क्या होंगे, हाँ मतलब हावी हो जाएंगे और ब्लड को क्या करेंगे, जमा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अंदर ना ब्लड जो नसों में दौड़ता है, हिपेरिन इनको जुटने नहीं देता है एक साथ, ये एक साथ जहाँ जुटे तहाँ ब्लड को जमा देंगे, इनको मार मार भगाया रहता है ना, दूर भाग जाओ, नहीं तो सब जमा देंगे वहीं पे। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग साथियों, हाँ स्कर्वी ना, स्कर्वी क्या होता है साथियों, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है ना। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है साथियों, आंवला ना, हाँ खट्टे पदार्थ विटामिन सी के क्या है, स्रोत है, आंवला सबसे अच्छा वाला है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड ना। विटामिन बी का थायमिन ना, कौन सा रोग, बेरी बेरी। विटामिन ए साथियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम ना आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला चलते साथियों, दाब की एसआई यूनिट क्या है, ध्यान समझिएगा, दाब की एसआई यूनिट क्या है। एसआई यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में दाब की यूनिट क्या है ना, ध्यान समझिएगा। जो दाब की यूनिट होती है ना साथियों, क्या होती है, पास्कल। क्या होती है साथियों, पास्कल। इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसको लिख सकते हैं साथियों, पास्कल को। ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, जूल किसकी इकाई है साथियों, कार्य की ना। जूल किसकी है साथियों, कार्य की, या फिर क्या, ऊर्जा की भी ना। ध्यान दीजिएगा, कार्य या फिर ऊर्जा की इकाई है क्या साथियों, जूल। और देखिए साथियों, न्यूटन, न्यूटन किसकी साथियों, बल का या फिर भार का ना। ध्यान दीजिएगा, बल का या फिर भार का। साथियों डाइन, डाइन आ गई है ना, डाइन चुड़ैल सब आ जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, डाइन भी साथियों किसका है, इसी बल का ही है ना। हाँ, कौन सी पद्धति में साथियों, सीजीएस पद्धति में ना। डाइन किसका मात्रक है साथियों, हाँ डाइन बल का ही मात्रक है सीजीएस पद्धति में। न्यूटन किस में है, एसआई पद्धति में। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन साथियों, 80 मीटर की ऊंचाई से गेंद को क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। कह रहा है चौथे सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए ना। हाँ, 80 मीटर ऊंचाई से क्या किया जा रहा है, किसी गेंद को गिराया जा रहा है ना। कह रहा है 4 सेकंड में ये कितना नीचे आ जाएगा ना, जहां से गिराया जा रहा है। ये चीज आपको क्या करना है, बताना है ना। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग किससे लगाएंगे अब इसको। अब कोई ऐसा वैसा फार्मूला यहाँ काम नहीं करेगा ना, यहाँ वैसा वैसा मतलब, हाँ यहाँ पे अब ना त्वरित गति होने लगी, यानी गति लगातार क्या होगी साथियों, बढ़ने वाली है ना। क्यों, क्योंकि ऊपर से गिराइएगा कोई चीज ना, धीरे धीरे उसकी गति क्या होगी साथियों, लगातार बढ़ेगी। तो कौन सा फिर चीज यूज करेंगे, गति का समीकरण ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, गति के कितने समीकरण साथियों, 3 ना। कितने, 3। देखिएगा, पहला कौन सा है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या है साथियों, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या है साथियों, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या क्या चीजें हैं इसमें, a b c d लिख दिए, पता ही नहीं क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है ना। जो u है ना वो प्रारंभिक वेग है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा वेग है साथियों, प्रारंभिक वेग। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी ना। हाँ, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या है साथियों, अंतिम वेग। ध्यान दीजिएगा, कौन सा वेग साथियों, अंतिम वेग। s क्या है साथियों, s कोई दूरी या फिर विस्थापन आप बोल सकते हैं ना। हाँ, दूरी या फिर विस्थापन। ध्यान दीजिएगा। और a क्या है साथियों, त्वरण है ना, त्वरण या फिर मंदन है ना। ध्यान दीजिएगा। और क्या साथियों, t, t फॉर टाइम, टाइम मतलब क्या साथियों, समय ना। ध्यान दीजिएगा, u क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का मतलब समझिए ना, किसी वस्तु को आप जिस वेग से फेंक रहे हैं ना, या स्टार्ट कर रहे हैं, जिस वेग से वो चलना स्टार्ट कर रही है ना, वो प्रारंभिक वेग है, यानी प्रारंभ में वेग। अंतिम में मतलब जहां तक आप बात करेंगे उस वस्तु की, 4 सेकंड तक बात किए तो 4 सेकंड पे अंतिम वेग, 10 सेकंड तक बात किए 10 सेकंड पे अंतिम वेग ना। चाहे वो रुक गया हो चाहे कुछ भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, जितना सेकंड कहेगा उसी समय हम चेक करेंगे अंतिम वेग है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है लड़कों का ना कि सर u अंतिम वेग है कि v अंतिम वेग है ना। तो एक बात बताइएगा, अल्फाबेट में पहले ABCD वाले अल्फाबेट में पहले u आता है कि v, तो पहले साथियों आता है u। पहले क्या आता है, u, तो u पहले आया यानी पहला वाला वेग यानी प्रारंभिक वेग, v आता है बाद में अंतिम वेग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। s दूरी है,
ए क्या है, ए फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, टी फॉर टाइम मतलब समय। लेकिन ये फार्मूला आप कब लगाएंगे, जब गति क्षैतिज में हो। क्षैतिज मतलब साथियों, हाँ, जमीन पे कोई चीज डोल रहा हो ना तब लगाएंगे, लेकिन जब ऊपर से गिर रहा हो ना तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा साथियों। तब क्या काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, तब क्या करेगा, v बराबर u प्लस ए चेंज होगा साथियों, किसमें, ए चेंज होगा g में, क्योंकि ए त्वरण है ना। अब यहाँ पे कौन सा वाला त्वरण काम करेगा साथियों, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का त्वरण काम करेगा। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा त्वरण नहीं दिया जाएगा ना, तो ए किसमें चेंज होगा साथियों, g में चेंज हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, अब यस दूरी था ना, अब ऊपर नीचे चलेगा तो ऊंचाई में बदल जाएगा यस, तो यस के जगह पे क्या लिख देंगे, h, u के जगह u ही रहने दीजिए, t ही रहने दीजिए, 1/2 gt, ए के जगह देखिए क्या कर दिया, हम g कर दिए, ध्यान दीजिएगा। तीसरा साथियों, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, देखिए ए हम बताए किसमें चेंज होगा, यहाँ लिख दे रहा है ना, हाँ, ए चेंज होगा साथियों g में, और s चेंज हो जाएगा किसमें साथियों, h यानी हाइट में ना। अरे क्षैतिज में दूरी होती है, ऊर्ध्वाधर में ऊंचाई होती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब क्षैतिज में कोई त्वरण काम करता है, ऊर्ध्वाधर में कोई त्वरण काम नहीं करता, केवल पृथ्वी का त्वरण, वो भी कौन सा वाला, गुरुत्वीय त्वरण g वाला ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तीनों क्या हुए साथियों, बदल गए, लेकिन एक चीज और याद रखना है ना, एक चीज और याद रखना है कि जब नीचे से कहाँ फेंकिएगा, ऊपर, कोई चीज नीचे से कहाँ फेंकिएगा, ऊपर, तो g की वैल्यू किस में लेंगे साथियों, माइनस में। और जब ऊपर से कहाँ आएगा साथियों, नीचे, g की वैल्यू किस में लेंगे, प्लस में। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसी कहानी क्यों कर रहे हैं, प्लस माइनस, खुद से सोचिएगा। त्वरण दो तरीके के होते हैं ना, एक बढ़ाने वाला वेग और एक घटाने वाला वेग। जब ब्रेक दबाइएगा ना, जब ब्रेक दबाएंगे तो घटाने वाला त्वरण काम करेगा, और जब धक्का दीजिएगा ना बढ़ाने वाला त्वरण काम करेगा। एक बात बताइए, जब नीचे से कोई चीज कहाँ फेंकिएगा, ऊपर ना, ऊपर फेंकिएगा तो क्या होगा बताइए, वो धीरे धीरे जाके कुछ समय बाद क्या होगा, रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा, मतलब इसमें ऋणात्मक त्वरण हो रहा है, यानी जा तो रहा है जरूर, लेकिन धीरे धीरे इसका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। घट गया मतलब ऋणात्मक त्वरण। ऊपर से छोड़िएगा लगातार वेग क्या होगा, बढ़ता आएगा, जब तक कि पृथ्वी पर टकरा न जाए। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर तो निगेटिव। इतना हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद क्या की जा रही है साथियों, गिराई जा रही है। पहला चीज कि हाइट कितना साथियों, हाइट कितना साथियों, 80 मीटर है ना। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, तो क्या पूछ रहा है हम लोगों से, कह रहा है चौथे सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। चौथे सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। एक बात देखिए, 80 मीटर से गिराया जा रहा है ना साथियों, आपसे केवल कह रहा है 4 सेकंड में कितना दूरी चलेगा। ध्यान दीजिएगा, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो समय कितना दे दिया, t बराबर 4 सेकंड। ध्यान समझिएगा, t बराबर कितना दे दिया, 4 सेकंड। खुद सोचिएगा, जब कोई चीज ऊपर से छोड़ा जाएगा तो शुरुआत में बताइए इसके पास कितना वेग है, 0 है, क्योंकि ये रुका है साथियों, ये रुका है, अभी ये चलना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे छोड़ेंगे तब चलना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो यानी प्रारंभ में वेग इसका क्या है साथियों, 0, यानी u बराबर क्या है, क्वेश्चन में 0 है। ध्यान समझिएगा, u बराबर क्या है साथियों, 0 है। अगला समझिएगा, अगला देखिए u बराबर 0 हो गया, और g की वैल्यू देखिए दे रखा है ना, g की वैल्यू कितना दिया साथियों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g बराबर कितना लिख लीजिएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा फार्मूला यूज करें, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये टोटल ऊंचाई दिया है ना कि 80 मीटर से गिरा रहे हैं, लेकिन आपसे अगली वाली ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना नीचे जाएगा, तो हमें पूछ ही रहा है, वो h की वैल्यू ही क्या कर रहा है साथियों, पूछ रहा है। h पूछ रहा है, g पता है, t पता हो गया, u पता हो गया, h क्या कर रहा है साथियों, पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा फार्मूला यूज कर देंगे, इन्हीं में से ना, इसी में से फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला साथियों, देखिए द्वितीय समीकरण है ना, गति के द्वितीय समीकरण से चलेंगे। क्या है साथियों, h बराबर है क्या, ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर ना। देखिएगा h की वैल्यू ज्ञात करना है, u कितना है साथियों, 0। और जब 0 का गुणा किसी में भी करिएगा ना, क्या हो जाएगा साथियों, 0। 1/2 रहने दीजिएगा। g का मान कितना साथियों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t साथियों कितना है, 4 का स्क्वायर कितना होगा साथियों, 16 ना। 4 का स्क्वायर कितना होगा साथियों, 16 होगा। तो 4 चौके कितना हो गया, 16। ध्यान दीजिएगा, हाई 2 5 कितनी बार में साथियों कट जाएगा, 5 बार में ना, 2 5 10, और 16 5 का गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा साथियों,
हाँ 16 5 कितना 80 मीटर। मतलब देखिए 80 मीटर से गिरा रहे ना, 80 मीटर पूरा पहुंच जा रहा है जमीन तक। कितने सेकंड में साथियों? 4 सेकंड में, है ना। 4 सेकंड में 80 मीटर तक ये पहुंच गया। यानी कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया साथियों? बी वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस पे पूछता है। अच्छा आपको पता होना चाहिए लगाने का तरीका। ऐसे ही क्वेश्चन बीच बीच में हम लाते रहेंगे, एक एक दो दो, आप लोग धीरे धीरे समझते रहिए, है ना। पूरा कंप्लीट हो जाएगा साइंस, टेंशन मत लीजिए, हम हैं, है ना। चलिए अगला देखिए, एक 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पे क्या करती है साथियों? तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी ना, शक्ति, पहली बात ना, शक्ति वाट लग गई ना, शक्ति क्या हुआ? वाट लग गई। शक्ति बराबर क्या होता है साथियों? सूत्र कार्य बटे के क्या होता है? समय। ध्यान दीजिएगा, कार्य बटे क्या होता है? समय। अब चूंकि ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा कि कार्य साथियों क्या होगा? कार्य बराबर क्या होता है ना, बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। लेकिन क्या यहाँ पे कहीं बल विस्थापन की बात हुई है? नहीं हुई है साथियों। तो जो कार्य होता है ना, उसको हम ऊर्जा के बराबर क्या करेंगे? दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे कौन सी ऊर्जा काम करेगी? ध्यान से समझिएगा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है ना, यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। तो ध्यान दीजिएगा, एक कौन सी साथियों? स्थितिज ऊर्जा, और दूसरी कौन सी साथियों? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है साथियों? हाँ mgh। ध्यान दीजिएगा, mgh। और गतिज ऊर्जा हाफ mv² ना। हाँ अभी देखिए, स्थितिज ऊर्जा कहाँ काम करेगी? जब कोई चीज नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर ना, स्थितिज ऊर्जा। कोई चीज दौड़ रहा है, चल रहा है, गतिज ऊर्जा। नाम से देखिए, गति में है गतिज ऊर्जा। स्थिति ऊंचाई के रूप में बदल रहा है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यह ऊर्जा साथियों किसके बराबर हो जाएगी? कार्य के। ई भी किसके बराबर हो जाएगी? कार्य के। क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, वही क्या कहलाती है? ऊर्जा। हम अभी देखिए कुछ समय पहले बताया ना कि कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे साथियों लड़की कहाँ चढ़ रही है? ऊंचाई पे ना। कौन सी ऊर्जा काम करेगी? स्थितिज ऊर्जा। और वो किसमें चेंज हो जाएगा साथियों? कार्य में। यानी कार्य की जगह हम क्या रख सकते हैं साथियों? mgh, स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला। बटे के क्या है साथियों? समय को t से रख दीजिएगा। अब ध्यान से समझिएगा ना, अब ध्यान से समझिएगा। m की वैल्यू दिया है कितना किलोग्राम? 40 किलोग्राम। g की वैल्यू साथियों दिया है कितना? 10 किलोग्राम। और h की वैल्यू साथियों कितना दिया है? 5 मीटर ऊंचाई, 5 मीटर। और बटे के क्या कर दिया जाएगा? समय कितना सेकंड में कह रहा साथियों? 4 सेकंड। 4 दहा में 40, ध्यान दीजिए। और 10 दहा में 100, और 100 में 5 का गुणा करेंगे कितना? 500। अब देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है साथियों? वाट लग गई ना, वाट लग गई। तो वाट यानी W, है ना। कितना हो गया साथियों? 500 वाट। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन करेगा ना, आप ध्यान दीजिएगा कि वो गति में है कि उसकी स्थिति बदल रही है। ऐसा ही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, वाट भी लिख सकते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं ना। या फिर क्या लिखेंगे? जूल प्रति सेकंड। ध्यान दीजिए, दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला ध्यान दीजिए साथियों। हाँ, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है ना। पहली बात यह कि कौन सा विद्युत बल्ब है ना। हाँ, कौन सा विद्युत बल्ब साथियों? जो वो 100 वाट वाला आता है ना, जो रेड रेड और पीला कलर का हल्का क्या होता है? जलता है ना, उसी की बात कर रहे हैं। यानी इस वाले की। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसा एक स्प्रिंग लगा होगा और ये बल्ब होगा ना। इसमें किस चीज का साथियों फिलामेंट है? हाँ, बल्ब है। ध्यान दीजिएगा, किस चीज का फिलामेंट होता है साथियों? ये टंगस्टन का ना। ध्यान दीजिएगा, किसका? टंगस्टन का ना, टंगस्टन का। और इसमें कौन सी गैस भरी जाती है साथियों? नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी जाती है? क्योंकि इसका फिलामेंट ना बहुत पतला होता है, और जब पतला है ना, जल्दी से वायु और नमी से क्या होगा? जंग लग जाएगा, और जल्दी से क्या होगा साथियों? टूट के खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं? इसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्योंकि वायु और नमी के संपर्क में ये न आए। हीटर का साथियों, हीटर का नाइक्रोम का होता है ना। हीटर में जो तार लगा रहता है वो किसका लगाता है साथियों? नाइक्रोम का। ध्यान दीजिएगा, हीटर का जो तार होता है ना, वो नाइक्रोम का होता है। ठीक है, अब देखिए तो कौन सी गैस भरी जाती है साथियों? नाइट्रोजन गैस। अब देखिए ना, यह नाइट्रोजन गैस का उपयोग ना, वो जो चिप्स कुरकुरा का पैकेट होगा ना, चिप्स कुरकुरे, टका वाला चिप्स कुरकुरे ना, उसमें भी कौन सी गैस भरी जाती है साथियों? नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी जाती है? क्योंकि जो तैलीय और खाद्य पदार्थ होते हैं ना साथियों, वो लंबे समय तक रखे जाएंगे ना,
खराब हो जाएगा ना, विकृत गंधिता के कारण क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्योंकि ये वायु और नमी के संपर्क में आएगा नहीं तो जल्दी खराब नहीं होगा। और वास्तव में जो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में हवा भरी रहती है ना, उस हवा का भी पैसा लगता है कौन सी गैस का साथियों, नाइट्रोजन गैस का ना। ध्यान दीजिएगा, चिप्स कुरकुरे के पैकेट में भी कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। अगला देखिएगा, कार्बन परमाणु के बारे में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना, यानी इसमें से, इस वाले चीज से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऑप्शन दिया, इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होंगे, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होंगे, इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। पहली बात किए, आप लोग ध्यान से इधर देखिए, फार्मूला लिख रहे हैं, नोट करते चलिएगा और पूरी शिद्दत से क्लास लीजिए ना, पूरी शिद्दत से लीजिए। वादा है मेरा, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कभी क्वेश्चन 25 में 25, टारगेट 25 में 25, चाहे जो हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। मान लीजिए ये कोई एक तत्व का परमाणु है, तत्व के परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, जॉन डाल्टन ने। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ज्यादा जानना चाहते हैं परमाणु और अणु के बारे में ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, परमाणु अणु के बारे में आप जाके क्या करिए, पढ़ लीजिए ना। ध्यान दीजिए, एक कोई तत्व है X है, उसका एक परमाणु है ना, कोई भी तत्व हो सकता है। चलिए यहाँ पे एक संख्या लिखी हो गई, जैसे देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है, इसे क्या कहते हैं साथियों, इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिएगा, और इसका खोपड़ी पे भी लिखा होगा, देखिए खोपड़ी पे लिखा है ना, इसको क्या पढ़ते हैं साथियों, द्रव्यमान संख्या। क्या पढ़ते हैं, द्रव्यमान संख्या ना, एटॉमिक मास। ध्यान समझिएगा, ये X कोई परमाणु है ना, किसी भी तत्व का, नीचे एक संख्या लिखी होगी परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे, ऊपर लिखी होगी द्रव्यमान संख्या पढ़ेंगे। अब इसी के ना, इसी में इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या निकालें, इलेक्ट्रॉन की संख्या खोज करता साथियों, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। कैसे याद करेंगे, डीजे पर नाचना है ना, डीजे पर नाच के याद कर लीजिएगा, अभी बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या साथियों, किसकी संख्या, फिर प्रोटॉन की संख्या, और साथियों फिर किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए ये इंडिकेशन भी लिख रहा है ना, इंडिकेशन यानी प्रतीक। इलेक्ट्रॉन को ई पे माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस लिखे हैं, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे 0 लिखे हैं, इस पे कोई आवेश नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, किसके किसके बराबर कौन कौन होता है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, है जो परमाणु क्रमांक है साथियों, इसी के बराबर होता है, इसके बराबर जेड के। अगर ध्यान दीजिए, जैसे कार्बन की बात कर लें, परमाणु क्रमांक कितना है साथियों, 6, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। ठीक, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 हो गए, है ना। अगला देखिए, प्रोटॉन की भी संख्या साथियों किसके बराबर, जेड के। मतलब अगर इसमें प्रोटॉन भी चेक करें तो कितना, 6। ध्यान दीजिएगा, और न्यूट्रॉन की संख्या ना, ए में से क्या करते साथियों, प्रोटॉनों की संख्या क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। देखिएगा, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, और पी क्या है साथियों, प्रोटॉन की संख्या। ए में से पी क्या करती है, घटा दिया, किसकी संख्या निकल जाएगी, न्यूट्रॉन की। समझिएगा। अब बात कर ले इसी परमाणु की ना, इसी परमाणु की बात कर रहे हैं, तो बताइएगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे साथियों, 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6, नीचवा परमाणु क्रमांक देखिएगा, तो कितना परमाणु क्रमांक 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितना साथियों, प्रोटॉन भी किसके बराबर, परमाणु क्रमांक कितना, 6 तो क्या हो गया साथियों, प्रोटॉन भी हो गया। न्यूट्रॉन कितना होगा, देखिए द्रव्यमान में से प्रोटॉन क्या करना है, घटाना, द्रव्यमान 12, प्रोटॉन कितना आया साथियों, 6, क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, कितना आ गया, 6 6 6। हाँ, रट मत लीजिएगा, सब में 6 6 6 बराबर आएगा, ऐसा नहीं है ना, कहीं गड़बड़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ऑप्शन पे चलते हैं ना, कहाँ चलते हैं साथियों, ऑप्शन पे। किसी का पूछेगा आप ऐसे निकाल लीजिएगा ना। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, एक उदाहरण देख लीजिए साथियों। हाँ, क्लोरीन देख लीजिए 17, और द्रव्यमान संख्या होता है 735 भी होता है, 37 भी होता है। हम फिलहाल 35 पे समझिए। चलिए इलेक्ट्रॉन कितना है साथियों, देखिए परमाणु क्रमांक के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन कितना साथियों, 17, प्रोटॉन कितना साथियों, 17, न्यूट्रॉन कितना होगा साथियों, इस संख्या में से ये संख्या क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, यानी 35 में से 17 जाएगा, कितना साथियों, 18 ना। हाँ, 18 बचेगा, तो देखिए यहाँ बराबर नहीं हुआ सब। हाँ, यहाँ रट मत लीजिएगा, सब 6 6 बराबर हो गया। चलिए अब ऑप्शन पे देख रहे हैं, इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, ऐसी बात नहीं है, 6 प्रोटॉन तो जरूर है, बट 6 न्यूट्रॉन भी आया है ना, तो ये गलत हो गया। इसमें 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, देखिए ये वाला ऑप्शन क्या है, सही दिख रहा है ना, लेकिन अगला भी देख लेते हैं। 12 न्यूट्रॉन गलत बात, 12 प्रोटॉन गलत बात, कौन सा सही हो गया साथियों,
बी वाला ऑप्शन ना, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम, इसमें ये कहानी होगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ऐसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अगला देखिए, तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। पहली बात की कुल कितने आवर्त हैं, आवर्त सारणी में ध्यान दीजिएगा, कुल आवर्त है कितने साथियों, 7। कितने, 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां और सातवां, कुल कितने आवर्त है साथियों, 7 हैं, कुल 7 है, ध्यान दीजिएगा। और कितने वर्ग हैं साथियों, वर्ग कुल 18 हैं। कितने, 18। ऐसे ऐसे लाइनें जो होंगी ना, ई वर्ग होती है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऐसे जो लाइनें होंगी ना साथियों, ई वर्ग होती हैं। ये क्या होती हैं, वर्ग, ई वर्ग है। और ये क्या है साथियों, ये आवर्त है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे ऐसे वर्ग है, ऐसे ऐसे क्या है साथियों, आवर्त। और आवर्त टोटल कितने हो गए साथियों, देखिए आपके सामने कितने हम खींच दिए, 7 आवर्त है ना, 7 आवर्त है। और पहला आवर्त जो होता है ना साथियों, इसमें 2 तत्व होते हैं। कितने हैं, 2 तत्व। पहले आवर्त में ध्यान दीजिएगा, पहले आवर्त में साथियों कितने हैं, 2 तत्व। इसी साइड में लिखते हैं ना, ये आवर्त है। आवर्त कैसे साथियों, ऐसे ऐसे चलेगा ना, वर्ग कैसे, हॉरिजेंटल ना, मतलब आवर्त हॉरिजेंटल, वर्ग वर्टिकल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले आवर्त में साथियों कितना, 2 तत्व हैं। कितने हैं, 2। दूसरे आवर्त में साथियों 8, तीसरे में भी 8, चौथे में साथियों 18, पांचवें में साथियों 18, छठवें में साथियों 32, सातवें में साथियों 32। ध्यान दीजिए, पहले में 2 और दूसरा तीसरा में 8 8, चौथे पांचवें में 18 18, छठवें सत्रहवें में 32 32। अब खुद दिमाग लगाइएगा, तो हम क्या बोले, 18 ठो खड़े खड़े लाइनें हैं, अब 32 ठो कैसे तब तो भर दीजिएगा जी। हाँ, हम कह रहे 18 कुर्सी है, 32 ठो को बैठा दीजिए। क्या एक पे 2 ठो बैठाएंगे, नहीं ना, उनको साइड में रखा गया है। कहाँ पे, कभी आवर्त सारणी आप देखिएगा ना, कभी आवर्त सारणी देखिएगा तो ऐसे देखिए बना होगा, नीचवा ऐसे भी बना होगा, 2 ठो खाना करके, है ना। एक लैंथेनाइड ग्रुप लिखा होगा, एक एक्टिनाइड ग्रुप लिखा होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें 18 ठो होता है ना, खड़ी खड़ी लाइनें 18। आई बीच नीचवा भी देखिए दिया होगा, नीचे भी ना, और नीचे भी दिया रहेगा। और एक इसी जो ध्यान दीजिए, जो छठवां सातवां वाला आवर्त है ना, इसी का कटा हुआ भाग यहाँ साइड में रख दिया गया है ना, इसीलिए 32 32 हो जाते तत्व। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन पूछा है साथियों, तीसरे आवर्त में तत्व कितने हैं, तीसरे में कितने साथियों, 8 है ना, कितने हैं, 8। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लेता है छठवें सातवें में तो 32 32, चौथे पांचवें में तो साथियों 18 18। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डेली लेकर आपके लिए आएंगे, और कहीं ना कहीं ये पेपर में आपसे क्या करेंगे, टकराएंगे। और टकराएंगे तो पेपर की खोपड़ी में क्या करना है, छेद कर देना है ना। हाँ, रखना है हौसला, हौसला बहुत मजबूत करके रखना है। और पेपर को उसकी क्या दिखानी है साथियों, औकात दिखा देना है ना, कि हम किसी से कम नहीं। हाँ, ध्यान दीजिए। और अगर आपको वीडियो साथियों अच्छा लगता है ना, लाइक शेयर जरूर किया करिए, और चैनल पे अगर नया है ना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।